जो आदमी अपनी अस्मिता भूल जाता है, किसी ने आपने ही बताया कि जो आदमी इतिहास भूल जाता है वो आदमी फिर पछताता है। आपने कहा था दिगंबर राठौड़ साहब, इसलिए मैं आपको ये, ताकि आपको एक आत्मसम्मान का गौरव बना रहे। आदमी लघुता ग्रंथि में से बाहर निकले, गुरुता ग्रंथि में हमें आना नहीं है, घमंड में हमें आना नहीं है, लेकिन हम लघुता ग्रंथि में न रहे उसकी भी हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं इतिहास बता रहा हूं। और ये इतिहास ठीक है, अभी दो चार बातें मैं बता। अभी 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 दुनिया क्या समझती है न जाने कौन मेरे लिए दुआ करता है। हरिभाई राठौड़ भी न जाने, उन्होंने की फरमाइश, न जाने कौन मेरे लिए दुआ करता है, खुद डूबना चाहता हूं लेकिन समंदर उछाल देता है। तो ये समंदर पूरा बंजारा समाज का यहां बैठा है। भले ही यहां 25 लोग बैठे हो, पर पूरा भारत देश का प्रतिनिधित्व इन 25 लोगों में है। कोई भारत देश का कोना, कोई पवाड़ा और कोई गोत्र ऐसा नहीं है कि जहां का आदमी प्रतिनिधि यहां नहीं है। इसलिए ये पूरा भारत देश यहां बैठा है, भले थोड़े लोग हो। तो आपने दिगंबर राठौड़ एक बात करी कि हम ही हमारे शत्रु हैं, हम ही हमारे शत्रु। तो भगवान कृष्ण का एक 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मेव आत्मन बंधु आत्मेव आत्मन रिपुहु। कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम्हारे खुद से तुम तुम्हारा उद्धार करो, अपने आप से अपना पतन मत करो। तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। और यही बात भगवान बुद्ध ने कही कि आपो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। ये सबसे बड़ी बात है साहब। हम क्या मानते हैं, 1950 में हमारे देश में आरक्षण लागू, उसके ऊपर मैं जाके फिर मैं हमारी बात पूरी। आरक्षण शुरुआत कब हुई? 1950 में। तो उस वक्त कोई आदिवासी कलेक्टर बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई मेघवाड़, कोई चमार, कोई महार भी कलेक्टर बन गया। तो लोगों को लगा अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जादुई चिराग है, आरक्षण में चले जाते हैं। जैसे ही आरक्षण में हम चले जाएंगे हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहता हूं। 2011 में भारत सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराया साहब। हरिभाई राठौड़, क्योंकि आप अभ्यासु हैं, मैं आपको ज्यादा संबोधित करना चाहता हूं। भारत सरकार ने क्या कराया 2011 में? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे। उसमें जो सर्वे दिगंबर जी निकला, उल्लास राठौड़ जो निकला, मायाबाई जो निकला, उसमें लिखा कि भारत देश में 330 लाख शेड्यूल कास्ट फैमिली है, 330 लाख शेड्यूल कास्ट फैमिली। इसमें से 17 साल में नौकरी कितने लोगों को मिली? सिर्फ 13 लाख लोगों को। 330 लाख फैमिली, और नौकरी कितनी फैमिली के पास गई? ओनली 13 लाख। मतलब 4% एंड 37% पीपल को नौकरी मिली। इसमें प्यून भी आ गया, कलेक्टर भी आ गया, तहसीलदार भी आ गया, डिप्टी कलेक्टर भी आ गया। और आदिवासियों के कितने फैमिली थे? 186 फैमिली, टोटल फैमिली ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो उसमें से कितनी नौकरियां मिली? 8,96,000। मतलब 3.96% आदिवासी लोगों के घर में नौकरी गई, तो बाकी के लोगों तक तो नौकरी पहुंची नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमको आरक्षण मिल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भारत देश में हम बात करें, जो तेलंगाना की बात है, कर्नाटका की बात है, आंध्र प्रदेश की बात अलग है, 1950 से। हम महाराष्ट्र की बात करें साहब, अपने यहाँ 11% जो नौकरी थी वो वसंतराव नाइक के समय में एंटी डीएनटी को 11% मिल गया। बाद में फिर लड़ाई हुई साहब कि भाई ये तो 11% में वंजारी लोग, फलाना लोग सब खा जाते हैं, हम तो भूखे ही बैठे हैं। तो इसके 5 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? फिर भी हम कहते हैं कि आरक्षण लाओ, आरक्षण लाओ, आरक्षण लाओ। ये भूख कभी मिटने वाली नहीं है। और अभी बंजारा समाज में एक और लड़ाई शुरू हुई है साहब। पहले 11% की लड़ाई, 11 में से फिर 5 टुकड़े करके कहीं 2 दिया, कहीं 3 दिया, कहीं 1 दिया, फिर उसकी लड़ाई। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की लड़ाई बंजारा समाज में शुरू हो गई है। हमारे क्लास 1 ऑफिसर,
हमारे क्लास 2 ऑफिसर ऐसा चाहते हैं कि हमको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में मत गिनो। तो टांडे का जो गोर बंजारा है, जो खेतीबाड़ी करता है, जो बकरी चराता है, जो गाय भैंस रखता है, कि साहब ये तो क्लास 2 और क्लास 1 हो गए हैं, इनको नॉन क्रीमी लेयर में बाहर निकालो ताकि टांडे का जो गोर गरीब है उसके तक नौकरी पहुंचे। उल्लास जी, ये लड़ाई शुरू है, अब अंदर अंदर शुरू है लड़ाई। ये ऊपर ये लड़ाई दिखाई नहीं देती है। नीलेश राठौड़ चाहेगा कि मेरे बच्चों को नौकरी मिले, डेप्यूटी कलेक्टर हूं मैं, लेकिन जो गोर बंजारा जो गांव में रहता है साहब, जो खेतीबाड़ी करता है, 3 बीघा जिसके पास जमीन के, नहीं, नीलेश राठौड़ तो डेप्यूटी कलेक्टर हो गया है साहब। अभी मैं तो, मेरे पास तो 2 बकरी है और 1 बीघा जमीन है, अब नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। तो साहब इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारत देश में जब संविधान की डिस्कशन हुई थी दिसंबर 9, 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जब संविधान में चर्चा हुई थी, तब आर्टिकल 15 और 16 की चर्चा हुई थी जिसमें हमको आरक्षण मिलता है। बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने बैकवर्ड शब्द डाल दिया था आर्टिकल 16 में। उन्होंने कहा कि ये आपने ड्राफ्ट में हम तय नहीं किया, आपने बैकवर्ड शब्द क्यों डाला, आप क्या चाहते हैं आरक्षण देके। बाबा साहब ने कहा कि बैकवर्ड मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड SC/BC, OBC। और मैं उनको वो समाज गणता हूं कि जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं है। आरक्षण गरीबी दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको बताऊं, आरक्षण है जो सत्ता में भागीदारी का प्रोग्राम है। मान लो कि BK नायक कलेक्टर बनता है तो डिस्ट्रिक्ट में ये आदमी सत्ता में आता है, हरिभाऊ राठौड़ MP बनता है, हमारे यहाँ कोई 6-7 MLA है, और जैसे कर्नाटक में 9 MLA है, और प्रभु चौहान एक मंत्री बना है, तो सत्ता में हमारी भागीदारी होती है। लेकिन ये मेरा अनुभव है, जो प्रतिनिधि वहां बैठा है वो हमारा प्रतिनिधि कम होता है और पार्टी का पिट्ठू ज्यादा होता है। वो मैं आपको बताऊं, वो हमेशा डरता रहता है कि मेरी टिकट का क्या, मुझे टिकट नहीं मिलेगी, मेरी पार्टी नहीं देगी। वो बंजारा का प्रतिनिधि है, बंजारा के लिए वो लड़ता भी है, जैसे हरिभाऊ लड़ा, बंजारा के लिए बोलता भी है, लेकिन उसको टिकट की हमेशा चिंता रहती है। ये तो पहले कि आजकल तो मैं जो पार्टियों की बात बताऊं ना, कोई, अब मैंने दिल्ली में क्या हो रहा है, हमारे गुजरात में क्या हुआ, MLA कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, MP कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन इन द लोकसभा, पार्टी ही उसको क्वेश्चन देती है साहब। नहीं, ये बात सही है बिल्कुल साहब। मैं जब कमिश्नर था तो सरकार मुझे से क्वेश्चन लेती थी कि आप सोशल जस्टिस का काम कर रहे हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS एंड EBC, तो आप 50 क्वेश्चन ऐसे बनाओ जो हम धारासभ्यों को दे देंगे। मैंने 20 साल तक देखा साहब, और ये बीजेपी में विशेष करके होता है। मैं आपको बताऊं, कौन किस पार्टी में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप ही बनाओ, मैंने नहीं दिया था, उत्तर भी आप ही लिखो। देखो, क्वेश्चन सरकारी मशीनरी देती थी, MLA को बांट। एक भी MLA ने गुजरात में साहब कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं बनाया। मैं कोई पार्टी विशेष की बात कर रहा नहीं, लेकिन ये ट्रेंड अभी बढ़ रहा है साहब। क्वेश्चन हमने बनाए थे, MLA ने पूछा, और उसके जो पेटा प्रश्न होते थे, क्योंकि आप MLC रह चुके हैं साहब, तो जो पेटा प्रश्न होते थे वो भी ऑफिसर बनाते थे, और दूसरे जो MLA MLC होते तो उसको बांट दिए जाते थे। मतलब तुम्हारा MLA तुम्हारा प्रतिनिधि है नहीं आने वाले वक्त में, क्योंकि उसको टिकट चाहिए। टिकट के लिए वो पूछ पटपटाता उसके पीछे घूमता रहता है, अपनी पार्टी के बॉस के पीछे, और फिर उसको पार्टी फंड चाहिए, इसलिए वो तुम्हारा गुलाम नहीं, पार्टी का गुलाम है। और जीतने के बाद उसको मंत्री बनना है, इसलिए वो तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं है, पार्टी का गुलाम है। ये मेरे 45 साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं साहब। अब रही आरक्षण की बात, अभी ये मैंने आपने बताया कि अभी ये जो आरक्षण कितना मिला शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल मतलब ट्राइबल को 4% भी घर में नौकरी नहीं की। अभी मैं OBC की बात कर रहा हूं, हरिभाऊ उससे बहुत एक्टिव है, और मैं पब्लिक में इस बात का स्वीकार करूंगा साहब कि एंटी के लिए उसने जो पूरे भारत देश में मुहिम चलाई, इसके लिए उनकी कोई मर्यादाएं भी होगी। हर आदमी की मर्यादा है साहब। हम कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि, अरे एक घर में 3 पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं साहब। एक फैमिली में NCP में भी आदमी होता है,
उसी फैमिली में बीजेपी में भी आदमी होता है, उसी फैमिली में कांग्रेस में भी होता है। मतलब वो तुम्हारे प्रतिनिधि है ही नहीं, वो काम कर रहे हैं साहब, सत्ता में बैठे हैं तो बोलते हैं काम कर रहे हैं। मैं उनको गाली गलौज करना नहीं देता, कहीं नहीं कर रहा हूं साहब मैं, लेकिन आप तुम्हारे प्रतिनिधि तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारी गरीबी हट जाएगी, ये बात भूल जाइए। एक ही फैमिली में तीनों पार्टी के प्रतिनिधि होते, इसका मतलब क्या विचारधारा जैसा कुछ है नहीं? सत्ता में बने रहने की बात के सिवाय कुछ है नहीं। और हमारे प्रतिनिधि जिसको हम बोल, सुबह में एक पार्टी में होते हैं, दोपहर को पूछो तो दूसरी पार्टी में होते हैं, शाम को पूछो तो फिर तीसरी पार्टी में होते हैं साहब। मैं आपको बताऊं भाई, देखो राजनीति लोग सत्ता के लिए करते हैं, सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे। हमारी शुभेच्छाएं हैं उनको कि आप कुछ भी करिए, हमारा प्रतिनिधि बन के रहिए, हमारे लिए असेंबली में बोलिए, लोकसभा में बोलिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे साहब, आप किसी ने दिगंबर जी आपने सिंधी समाज की बात बताई थी, किसने बताई थी? सिंधी समाज पाकिस्तान से साहब कपड़े पहने थे, चप्पल भी नहीं थे साहब। सिंधी समाज को न तो आरक्षण मिला, न तो उनके पास साहब खेतीबाड़ी है, कुछ भी नहीं है। मुझे आज एक सिंधी समाज का ऐसा आदमी बताओ जो साला लखपति और करोड़पति न हो। मैं आपको बताऊं क्या किया उसने? न तो खेती की, न खान में गया, न खलियान में गया। तो तुम तो भारत देश के सबसे बड़े व्यापारी हो यार, द बिगेस्ट मर्चेंट इन द वर्ल्ड। ये मेरे शब्द नहीं है, तुजू की बाबुरी बाबर ने लिखी, उसमें बाबर ने लिखा है ये। और तुजू की जहांगीर जो तीसरा राजा था, बाबर, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर जिसको हम सलीम कहते थे साहब, उसने तुजू की बाबुरी में ना जहांगीरी में लिखा है। 2 घटना मैं आपको बता दूंगा। और ये प्रयोग साहब हमने गुजरात में किया, उसके ऊपर मैं आता हूं। लंबा वक्त लगे तो मुझे बीच में रोक लेना, क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार भी हो सकता है, क्योंकि बोलने वाले को नशा होता है और जो श्रोता होता है वो बेचारा असमंजस में पड़ा रहता है। आपको मैं बता, तो बात यह है साहब, तुजू की बाबुरी में, तुजू की जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि जब हमारी फौज अफगानिस्तान में जाती है तो मुल्तान से लेकर अफगानिस्तान तक खूब खेती बाड़ी होती नहीं है। उस वक्त हमारी आर्मी हार न जाए, इसके लिए हम बंजारा जो घूमते घूमते व्यापार करते हैं उनको भेजते हैं। लिखा है कि कोई छोटा से छोटा जो बंजारा होता है उसके पास 1000 से कम बैल होते नहीं है। दीज आर वर्ड्स ऑफ जहांगीर। और जब हमारी फौज अफगानिस्तान में जाती है तो 1 लाख से ज्यादा बैल वाला बंजारा उसके साथ जाता है। यदि बंजारा उसके साथ नहीं जाए तो हम अफगानिस्तान में हम राज नहीं कर सकते। इसी जहांगीर ने दूसरी जगह के लिखा है, 2 बंजारों के बीच में झगड़ा हुआ साहब और पूरी अर्थव्यवस्था डिगमिगा गई, पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था साहब। तो उसने कहा कि साहब 2 बंजारा लड़ रहे हैं, इसकी वजह से उनकी जो बाढ़ घूमती है घूमती बंद हो जाएगी, मेरा जो पूरा अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। तो उसने सर सेनापति को भेजा साहब, उस सूबेदारों को भेजा, लेकिन 2 बंजारों का झगड़ा मिटा नहीं। जहांगीर ने कहा कि तुम खुद उनको बुलाओ, मैं उसको मेरे दरबार में आगरा में बुलाओ। फिर दोनों बंजारे साहब आगरा में आए और उन्होंने कहा तुम्हारा झगड़ा क्या है? तो उसने कहा कि मेरा टांडा जो इस रूट में घूमता है, इसकी वजह से उस रूट में ये इसका टांडा जाता है तो ये मुझे नुकसान होता है। वो कहता है मुझे नुकसान होता है। तो जहांगीर ने कहा भाई तुम समझौता कर लो, तो उनका समझौता हुआ नहीं साहब। तो जहांगीर अपनी तुजुकी जहांगीरी में लिखता है कि भाई तुमको दोनों को कितना कितना नुकसान होता है। तो उसने दोनों को 1-1 लाख रुपया, उस जमाने की बात कर रहा हूं, कि तुमको नुकसान हो रहा है ना हरिभाई राठौड़, तुझे मैं 1 लाख रुपया दे देता हूं। टीसी राठौड़ तुझे कितना नुकसान हो रहा है? 1 लाख का, चल तुझे मैं लेकिन तुम ये झगड़ा बंद करो क्योंकि मेरा अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। और आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपीस होती है साहब। दोनों को जहांगीर तो साहब उनको ठोक भी सकता था, उनकी कत्ल भी कर सकता था, उनको मार भी सकता था, लेकिन उसको पता चल गया कि यदि मैं इन लोगों को सताऊंगा तो ये पूरा अर्थतंत्र मेरा खत्म हो जाएगा। और मोतियों की माला दी दोनों को, 1-1 करोड़ रुपया नगद और मोतियों की माला देके उसने कहा कि तब तुम्हारा झगड़ा मिटाओ, ये मेरा अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। एक दूसरी घटना साहब मैं कर्नल टोड की बताता हूं। कर्नल टोड ने वेस्टर्न इंडिया जो है, राजपूताना, गुजरात का
वो पॉलिटिकल एजेंट था साहब। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जैसलमेर का पॉलिटिकल एजेंट, जालोर का पॉलिटिकल एजेंट, अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट, गुजरात का पॉलिटिकल एजेंट, आर्मी ऑफिसर था, कर्नल। उसने लिखा है पेमा नायक करके एक वंजारा मेवाड़ में व्यापार करता था, उसके पास 40,000 बैल थे, वो लिखता है। और महाराणा अमर सिंह, जिस महाराणा उदय सिंह ने, जिस महाराणा प्रताप ने अकबर को झुका दिया था साहब, उसी का वारस महाराणा अमर सिंह, वो कर्नल टोड को गिड़गिड़ा के कहता है कि ये पेमा नायक करके जो वड़तिया वंजारा है, ये 40,000 इसके बैल मेरे मेवाड़ में घूमते हैं, लेकिन ये मुझे टैक्स देता नहीं है। मैं जबरदस्ती से टैक्स लेने की कोशिश करूंगा, झगड़ा करूंगा तो इसकी बाढ़ यहाँ घूमने का खत्म हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू ऐसा कर कर्नल टोड, मेरा उससे समझौता करा दे। कर्नल टोड लिखता है कि तारीख 30 अक्टूबर 1819, हाँ उस जमाने की बात है, 1819 30 अक्टूबर को वो गया कि मैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह के पैलेस में, उदयपुर पैलेस में गया, और 10-15 ये बड़तिया वंजारा आया, और इतने लंबे लंबे लोग थे, उतने इतने रुआबदार चेहरे थे, और इतनी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थे कि उनको देख के मैं प्रभावित हो गया। और मैंने उसको समझाया कि यार तू महाराणा को टैक्स नहीं देता, तू क्या करना चाहता है, कोई बच में रास्ता निकालो। इट इज रिकॉर्डेड विद डेट, रिकॉर्डेड विद डेट। तो उसने कहा कि ठीक है, महाराणा का अपमान न हो इसलिए मैं 500 बैलों का टैक्स दूंगा, मेरे 4,000 जो बैल घूमते, आई विल पे टैक्स ओनली फॉर 500 ऑक्स। तो मतलब ये बात तो ठीक है, हम हमारी वर्तमान समस्या पर हम आके फिर खड़े रह जाते हैं साहब। देखो, राजनीति तो कृष्ण बिहारी नूर साहब ने एक शेर लिखा है साहब, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। क्या लिखा है उन्होंने साहब? जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। हम जिंदा है, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इस शेर को आगे बढ़ाते मैं ऐसा कहता हूं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। राजनीति ने समाज को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि जनता के पास कुछ बचा ही नहीं। आपने यूपी का चुनाव देखा? मैं कोई राजनीतिक ऑब्जर्वेशन करना नहीं चाहता हूं साहब। बड़े बड़े लोग एक हो गए, बड़े बड़े लोग एक हो गए साहब। उनको पता है, क्योंकि आरक्षण नीति वहां उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही, उनको पता चल गया कि ये जोगी जो है हमको फायदा कर सकता है। तो वो सब एक हो गए साहब, और बाकी के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मान लो कुछ न कुछ, उसको हजारों टुकड़ों में लोगों ने बांट दिया साहब। तो आने वाली राजनीति एक ऐसा एक करवट लेने वाली है साहब। बड़े बड़े लोगों ने तय कर लिया है, 70 साल के जो आरक्षण है उससे वो त्रस्त हो गए साहब। हजारों साल तक आरक्षण का उन लोगों ने फायदा लिया। 10% लोगों, 90% प्रजा गुलाम थी। मैं आपको बताऊं, जिस हम महान भारत की बात कर रहे हैं ना, ग्रेट इंडिया, सोने की चिड़िया थी साहब। 30% उसका जो जीडीपी था पूरे वर्ष, भारत पूरी दुनिया का, वो 30% जीडीपी हमारा भारत देता था। लेकिन उसमें 90% पीपल वेयर स्लेव्स। उस शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति थी उस वक्त साहब? आप अनुमान लगा सकते हैं। तुम तो बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उस महान लोगों में तो तुम थे। अभी नहीं हो तुम लोग, मैं आपको बताऊं। अब आप उन 90% में आगे जो गुलाम उस वक्त गुलाम थे। 90% पीपल्स वेयर स्लेव, आई टेल यू। 2 वक्त की रोटी, आज जिसको हम जाट बोलते हैं ना साहब, आज जिसको हम मराठा बोलते हैं ना, मराठाओं को भी 2 वक्त की रोटी मिलती थी, ज्यादा रोटी नहीं मिलती थी उनको। वो तो बाद में शिवाजी महाराज आया और उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए अपनी मुहिम चलाई। लेकिन उसके पहले जब राजा महाराजाओं का और नवाबों का जब राज था साहब, तो ट्राइबल तो जंगल में रहते थे, मतलब और राक्षस थे, कि उसको कि राक्षस कहो, कि उसको दानव कहो, कि उसका असुर कहो, ये शब्द उनके लिए प्रयोजित होते थे। मैं आपको बताऊं, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का आदमी हूं, मैं आपको बताऊं, फिर भी ये बोलता हूं मैं।
संघ में मैंने काम किया है, मैंने भाजपा में काम किया, मैंने कांग्रेस में काम किया, मैंने एनसीपी में काम किया, मैंने साम्यवाद में भी मैंने काम किया साहब। मैंने संघ मैंने नहीं साहब, मैं पूरा कर देता हूं। तो मैं क्या कहता हूं कि आने वाले दिनों में आप भूल जाइए, आरक्षण को खत्म करने का पूरा जो एक्शन प्लान है, पूरी जो डिजाइन है, पूरी स्ट्रेटेजी बन गई है। और उसका पहला स्टेप क्या होगा कि जो छोटे छोटे समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे साहब, धर्म के नाम पे टुकड़े होंगे, जाति के नाम पे टुकड़े होंगे, पैसे दे के टुकड़े करेंगे, धमका के टुकड़े करेंगे। ये डिजाइन पूरी हो गई है साहब, मैं आपको बताऊं। तो मैं अब अंत में मैं किस बात तरफ जा रहा हूं साहब, कि अंबेडकर साहब जो थे, आपका आरक्षण चला जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरक्षण लेने के लिए आपने कुछ नहीं किया है। 1949 में 1950 में जब हमारा संविधान अमल में आया, तब आपने आरक्षण मांगा था? नहीं। आपको तो ट्राइबल मिलता था, लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि हम आदिवासी कैसे हो सकते हैं, हम ऐसे लोग थे, आप समझे कि नहीं थे। शेड्यूल कास्ट ने मांगा था। अरे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अंबेडकर के खिलाफ रैलियां निकाली थी साहब, जब अंबेडकर हमारे गुजरात में आए थे साहब। एक मिनट बाद में अरे वही सब्जेक्ट, अरे आरक्षण ऊपर की बात कर रहा हूं मैं बराबर बात कर रहा हूं साहब। अरे ठीक है, अरे भाई देख, नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं, हमने कोई ट्राइबल ने रैली निकाली थी? नो, उसको तो पता ही नहीं, आज भी पता नहीं कि आरक्षण क्या है। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, मैं आपको बताऊं साहब, बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ रैलियां निकाली थी साहब। उस वक्त की जो राजनीति थी, वो राजनीति उसको ऐसा प्रभावित कर रही थी। जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए ना साहब, तो यहां से शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तो टेलीग्राम किए कि भाई ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है, उसको बोलने मत दो वहां। अंबेडकर इज नॉट अवर रिप्रेजेंटेटिव एंड उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलने मत दीजिए। ऐसे टेलीग्राम किसने किए थे? शेड्यूल कास्ट के लोगों ने साहब। तो जो चीज तुम्हें मुफ्त में मिली है वो चली जाएगी, तब आप कुछ नहीं करेंगे। तो एक थोड़ी अवेयरनेस खड़ी करिए। और थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं अभी पूरा कर देता हूं, क्योंकि बीके नायक साहब थोड़े हो गए हैं। अभी रेणके कमीशन की बात करूं साहब मैं आपको, देखो ये रेणके कमीशन, एक बात मैं अंत में कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी तो एक पिछड़े वर्ग में से आते हैं, उनकी फीलिंग है। उन्होंने रेणके कमीशन बनाया, उसके बाद इदाते कमीशन बना, और अभी एक रोहिणी कमेटी बनी है। देखो SC ST की क्या हालत है और OBC की क्या हालत है, वो भी मैं आंकड़ा के साथ बता देता हूं। रोहिणी कमेटी में हरिभाऊ साहब जाके रिप्रेजेंटेशन करते थे, मुझे तो उन्होंने एक्सपर्ट के रूप में वहां बुलाया था, मैं जाता था। रोहिणी कमेटी का इंटरिम रिपोर्ट आया, दिगंबर जी, उल्लास जी, मायाबाई, नीलेश, सुनो, जो इंटरिम रिपोर्ट आया उसने क्या क्या आंकड़े दिए तुमको मालूम है? कि भारत देश में जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें 2633 लोग है कास्ट, 2633 जातियां सेंट्रल लिस्ट में है। तो 1994 से OBC का रिजर्वेशन भारत सरकार में आया, पहल वाला सेंट्रल लिस्ट में। उन्होंने कहा कि आज तक 25% जो रिजर्वेशन सिर्फ 10 जातियों को मिला, आउट ऑफ 3000। 2633 को जो ऐड हो गई वो भी 3000 तक हो गई होगी, जितनी भी हो। ये 2600-2700 जो जातियां हैं, इसमें से 25% रिजर्वेशन सिर्फ 10 कास्ट, बाकी का 25% रिजर्वेशन ओनली 38 कास्ट, बाकी का 25% रिजर्वेशन ओनली 102 कास्ट। मतलब 150 जातियों को 75% आरक्षण गया। ये हरिभाऊ जो सब कैटेगराइजेशन के लिए जो बाइफरकेशन की जो लड़ाई चल रही है, वो इंपॉर्टेंट लड़ाई है। आज अब दो तरफ की लड़ाइयां चली, एक तो आरक्षण खत्म करने की लड़ाई अब भारत देश में शुरू हो जाएगी, और दूसरी जो छोटी छोटी जातियां हो वो सब कैटेगराइजेशन की लड़ाई। फिर से मैं कहता हूं कि 105 जातियों को कितना 75% है, तो 105 3000 में से 105 जातियों को कितना आरक्षण गया? 75% साहब।
और बाकी का जो 25% जो रिजर्वेशन है 506 जातियों को गया, और 1000 जातियां ऐसी है भारत देश में, 1000 कास्ट एंड कम्युनिटी ऐसी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक प्यून की नौकरी भी मिली नहीं है। अब ये लड़ाई कैसे लड़नी, क्या करेंगे? चारों तरफ का जात जात के ढोल नगारे बज रहे। इस अवस्था में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हमारे यहां हार्दिक पटेल ने एक देखो अनामत को कैसे लोग खत्म कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पर्दे के पीछे से कैसे खत्म हो रहा है, मैं आपको बताऊं। एक तो जो भी लोग छोटे छोटे समाज के लोग जो 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 नौकरी माते उसको कलेक्टर की पोस्ट पहले तो दो ही मत, आईपीएस हो फिर भी उसको एसपी बनाओ ही मत, सेक्रेटरी हो फिर भी उसको महत्वपूर्ण सेक्रेटरी की जगह दो ही मत। तो ये जो सत्ता में भागीदारी होती है नहीं है साहब। आपके यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट है ना साहब। इसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की आपके यहाँ लगभग 70-80% आपके यहाँ तो 80% डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शुड बी फ्रॉम दिस कास्ट, तभी वो सत्ता में भागीदारी होती है। आप समझे कि नहीं है? आपके यहाँ तहसीलदार कितने हैं? तो इतना 80% तहसीलदार जो है वो आपके होने चाहिए। आपके यहाँ सब इंस्पेक्टर की कितनी नौकरी है? तो इतने प्रतिशत लोग जब सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना में बैठेंगे ना, तब सत्ता में भागीदारी होती है। तब आरक्षण का हमारा जो लक्ष्य था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसकी चर्चा हुई थी, तब वो लक्ष्य सिद्ध होता है, वरना कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। आप समझे कि नहीं समझे? तुम्हारा आईपीएस ऑफिसर आईबी में बैठा है, क्या मतलब है? तो अब मैं आपको बात बता दूं, अभी हम लोग कहते हैं कि हम ट्राइबल में चले जाए, कोई कहता कि हम ऐसे, भाई ये सपने बहुत आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने आसाम में खुद ने उन्होंने आश्वासन दिया था 4 जातियों को, नीलेश राठौड़, वो आदिवासी लोग हैं ही। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही मैं आपको शेड्यूल ट्राइब की सूची में ले जाऊंगा। नरेंद्र मोदी तो भारत का शहंशाह जितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया है, पूरे विश्व का लीडर बन गया। उसने आश्वासन दिया था, उन्होंने आज तक वो आश्वासन 2022 तक, मतलब कितना साल हुआ साहब? मतलब इसमें जाना, इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है साहब, ये आसान नहीं है। इसलिए इस स्थिति में हमें क्या कर, इसका मतलब ही नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए साहब, इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो मंत्री है, हमारे एमएलए एमएलसी, हमारे जो संसद, उन सबको साथ दो। ये लड़ाई हम लड़े, लेकिन हम खुद एक लड़ाई हम हमारे साथ लड़ सकते हैं। उस पर मैं अंत में आना चाहता हूं साहब। शिवालाल महाराज ने पूरे भारत देश को प्रभावित किया। वो क्या पीएचडी थे? किस विषय में पीएचडी?